हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ टू रूट में। आज हम अपना प्रीवियस चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर पढ़ा था भू संसाधन तथा कृषि। इस चैप्टर को हमने स्टार्ट कर दिया था। अगर आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है, जो कि आ चुकी है पहले ही, तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इसी चैप्टर की ये दूसरी वीडियो है और इससे पहले मैंने एक चैप्टर और कराया है इसी किताब का, मानव बस्ती के नाम से। अगर वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी है, उस चैप्टर की वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप जो है चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको वीडियोज़ में पढ़ाने में कोई डाउट महसूस हो या कोई परेशानी हो, किसी टॉपिक को समझने में परेशानी हो, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं मुझे। ठीक है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारे पास है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। ठीक है। तो हम भू उपयोग पढ़ लेते कि भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो तीसरा हमारे पास है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। तो ये कौन सी भूमि होती है? जैसे इसके नाम से ये क्लियर हो रहा है एकदम कि ऐसी भूमि जो गैर कृषि कार्यों में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। ऐसी भूमि जो गैर कृषि कार्यों में इस्तेमाल की जाती है। तो इसके बारे में क्या लिख रखा है किताब में? किताब में आपके दे रखा है कि इस संवर्ग में बस्तियां, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी, अवसंरचना, उद्योगों, दुकानों आदि हेतु भू उपयोग सम्मिलित है। ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है? इस संवर्ग में, इस संवर्ग का मतलब है कि इस वर्ग में, ठीक है, इस कैटेगरी में, यानी इस कैटेगरी में बस्तियां शामिल होती हैं, अवसंरचना शामिल होती है। अवसंरचना का मतलब है सड़कें, नहरें। ठीक है। इसके अलावा उद्योग, दुकानें, ये सारी चीज़ें जो है शामिल होती है इस कैटेगरी में। ठीक है। तो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि यानी ऐसी भूमि जिसको गैर कृषि कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। चौथा हमारे पास है स्थायी चारागाह क्षेत्र। तो अब ये स्थायी चारागाह क्षेत्र क्या होते हैं? तो इस प्रकार की अधिकतर भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है। सिंपल सी चीज़ है, डेफिनेशन आपकी किताब में लिख रखी है कि इस प्रकार की जो अधिकतर भूमि होती है उस पर किसका स्वामित्व होता है? ग्राम पंचायत का या फिर सरकार का। ठीक है। एक बात। दूसरी बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस भूमि का केवल एक छोटा सा भाग निजी स्वामित्व में होता है। ठीक है। इस भूमि का, कौन सी भूमि? स्थायी चारागाह क्षेत्र भूमि। इस भूमि का केवल एक छोटा सा भाग निजी स्वामित्व में होता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगली भूमि समझते हैं, अगली भूमि उपयोग समझते हैं। तो अगला है विविध तरु फसलों और उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। यानी एक ऐसा भी क्षेत्र होता है, एक ऐसा भी जो है भू उपयोग होता है जिसमें विविध तरु फसलें होती हैं और उपवन होते हैं। तो विविध तरु फसलों एवं उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, ये क्या होता है? अब इसको समझते हैं। तो इस संवर्ग में वे भूमि शामिल है, इस कैटेगरी में वो भूमि शामिल है जिस पर उद्यान व फलदार वृक्ष हैं। यानी ऐसी भूमि जिस पर उद्यान है, ठीक है, जिस पर फलदार वृक्ष हैं। ठीक है। उद्यान यानी कि बाग बगीचे। ठीक है। तो जिस पर, ऐसी भूमि जिस पर बाग बगीचे हैं, ठीक है, फलदार वृक्ष हैं, तो ऐसी भूमियों को हम क्या बोलते हैं? ऐसी भूमियों को हम बोलते हैं विविध तरु फसलों और उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। ठीक है। अगला हमारे पास है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। अब ये जो चीज़ें मैं आपको एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी डेफिनेशन बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम में इसी तरह पूछी जाती है कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से क्या अभिप्राय है। ठीक है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, पूछ सकता है कि गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि किसे कहते हैं। तो एग्ज़ाम में किसी भी तरह का जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि किसे कहते हैं, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि किसे कहते हैं।
तो वो चीज़ आपको इसी तरह लिखनी है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कृषि योग्य वृहद भूमि, तो कृषि योग्य वृहद भूमि किसे कहते हैं, अब इसको हम समझते हैं। तो वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक पड़ती या कृषि रहित है, इस संवर्ग में शामिल की जाती है। यानी कि ऐसी भूमि जो पिछले 5 सालों तक या उससे अधिक समय तक पड़ती या कृषि रहित रहती है। यानी कि कृषि रहित का मतलब है कि जिस पे कृषि ना की जाए, जिस पे खेती ना की जाए, ठीक है। तो ऐसी भूमि को हम बोलेंगे कृषि योग्य वृहद भूमि। यानी कि ऐसी भूमि जिस पे 5 साल या उससे अधिक समय तक कृषि ना की जाए, ऐसी भूमि को हम बोलेंगे कृषि योग्य वृहद भूमि। क्लियर है बात इसकी। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है कि इस जो ये कृषि योग्य वृहद भूमि होती है, इसको मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से इसमें सुधार करके इसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर ये भूमि हमारे पास है वर्तमान परती भूमि। अब ये वर्तमान परती भूमि किसको बोला जाता है, अब इसको समझते हैं। तो वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है, वर्तमान परती भूमि कहलाती है। यानी कि ऐसी भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक, यानी एक कृषि वर्ष यानी 1 वर्ष ही होता है पूरा ये जो कृषि का वर्ष है, तो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक, यानी 1 साल या फिर उससे कम समय तक कृषि रहित रहे, यानी उस पर खेती ना की जाए, तो ऐसी भूमि को हम क्या बोलते हैं, वर्तमान परती भूमि। अब यहाँ पे एक चीज़ सब जो है सवाल करने की ये है कि भूमि को इतना जो है एक तरीके से कृषि रहित क्यों रखा जाता है, ठीक है भाई। 5 सालों तक या उससे अधिक समय तक या फिर 1 साल तक या उससे कम समय तक भूमि को कृषि रहित क्यों रखा जाता है, उस पर खेती क्यों नहीं की जाती इतने लंबे समय तक। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है जो आपने पिछली किताब जो है क्लासेस में पढ़ा भी होगा, आपको पता भी होगा ये चीज़ कि भूमि की उर्वरता बनी रहे, ठीक है, मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, इसलिए जो है मिट्टी में कई बार जो है थोड़ा सा उसको गैप दिया जाता है और गैप करके जो है कृषि की जाती है, ताकि जो भूमि है, भूमि की क्या हो, उसकी जो उर्वरता है, उसकी जो क्वालिटी है वो जो है बढ़िया हो जाए, ठीक है। तो इसलिए भूमि को परती करा जाता है, कृषि रहित रखा जाता है, ठीक। अगली भूमि हमारे पास है पुरातन परती भूमि। अब ये पुरातन परती भूमि किसे कहते हैं ये भी समझ लेते हैं। तो ये भी कृषि योग्य भूमि है, यानी ये भी कृषि योग्य भूमि है, यानी इस पे भी कृषि की जा सकती है, जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय तक कृषि रहित रहती है। कि ये भी कृषि योग्य भूमि है, लेकिन ये क्या है कि 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 सालों से कम समय तक ये क्या है, कृषि रहित रहती है। तो जो 1 साल से अधिक लेकिन 5 साल से कम समय तक कृषि रहित रहे, ऐसी भूमि को हम क्या बोलेंगे, पुरातन परती भूमि, ठीक है। इसी में अगला जो लास्ट टॉपिक हमें लिख रखा है वो है निवल बोया क्षेत्र। अब ये निवल बोया क्षेत्र क्या है, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं वह निवल बोया क्षेत्र कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या लिख रखा है कि ऐसी भूमि जिस पर फसलें उगाई जाएं, फसलें काटी जाएं, ऐसी भूमि को हम क्या बोलते हैं, निवल बोया गया क्षेत्र, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है अब यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अगला टॉपिक हमारे पास है भारत में भू उपयोग परिवर्तन।